हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को हिस्ट्री के, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा, दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन कहलाए। ये दिगंबर और श्वेतांबर, ये वर्ड आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार सुने होंगे, लेकिन ये दिगंबर और श्वेतांबर जो थे कहलाए कौन थे, तो देख लीजिए। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे ना, वो श्वेतांबर कहलाते थे, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न रहने वाले थे, बिना कपड़ों के रहने वाले थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर कौन कहलाए, आप समझ गए होंगे कि श्वेतांबर जो थे और स्थूलभद्र के जो भी शिष्य थे ना, वो श्वेतांबर कहलाए थे, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत कपड़ा पहनते थे। और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए थे, जो कि नग्न रहने वाले थे, बिना कपड़ों के रहने वाले थे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत आने वाले दो विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखे। भारत में आने वाला दो विदेशी यात्री कौन था और उसका यात्रा वृत्तांत क्या था, उसके पुस्तक का क्या नाम था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारत आने वाला दो विदेशी यात्री का जो नाम है और उनके यात्रा वृत्तांत का, वो इस तरह से कौन है, तो ओलुब्रिन जो था ये भी विदेशी यात्री था, जो कि भारत आया था और उसके यात्रा वृत्तांत जो किया। देखिए, और जैसे पहले क्या होता था, जो विदेशी यात्री आते थे ना, वो भारत में आते थे, घूमते फिरते थे, और जो घूमते फिरते थे, जो भारत में जो कुछ भी देखते थे ना, उसको एक किताब में लिख देते थे और उसी को कहा जाता था यात्रा वृत्तांत। ओलुब्रिन जो आया था भारत में, उसने जो कुछ भी देखा था उसको एक किताब के रूप में लिख दिया था, और उस किताब का नाम क्या हो गया था, तो किताब उल हिंद हो गया था। और इब्न बतूता जो आया था वो भी पूरा भारत में घुमा था, और जो कुछ भी देखा था, सुना था, उसके बारे में क्या लिख दिया था, किताब में लिख दिया था, और उस किताब का नाम क्या हो गया था, तो रेहाला नाम हो गया था। तो याद रखिएगा, भारत में आने वाले विदेशी यात्री का नाम इस तरह से, जिनका नाम है ओलुब्रिन, उनकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, और इब्न बतूता विदेशी यात्री, जिनका की पुस्तक का नाम है रेहाला। दोनों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब किया था। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये संगमा वंश के दो भाई, जो कि हरिहर और बुक्का थे, इन्होंने 1336 ईस्वी में किया था। अगर आप लोग इतना याद रखते हैं ना, तो आपका एक नंबर फिक्स होता है। बस इतना याद रखिए और आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया तब तो आपका 3 नंबर फिक्स हो गया, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में नहीं आया, यानी कि सब्जेक्टिव 2 नंबर में आता है, और सब्जेक्टिव में नहीं भी आया ना, तभी आपका एक नंबर फिक्स है। कैसे फिक्स है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। या फिर पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किस वंश के भाई ने किया था, तो संगमा वंश के भाई ने किया था। या फिर पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में हुई थी। किसी भी तरीके से पूछा जाए, अगर आप लोग इतना याद रखते हैं तो आपके 3 नंबर या 1 नंबर फिक्स हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को फिक्स ही रहेगा, इसलिए आपको याद ही रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना ये संगमा वंश के दो भाई हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। अब अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओलुब्रिन कौन था। ओलुब्रिन के बारे में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पढ़े होंगे, लेकिन ये ओलुब्रिन कौन था, इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और इसमें भी आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। 3 नंबर अगर नहीं भी हुआ तो 1 नंबर या 2 नंबर तो फिक्स हो, इससे 2 नंबर का आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से में जो है ओलुब्रिन से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद ही रखिएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब तो आपका 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, तो इसको अच्छे से याद ही रखिएगा। ओलुब्रिन कौन था, तो ओलुब्रिन जो था इसका जन्म हुआ था खीवा में। ठीक है ना, जो कि वर्तमान समय में जो खीवा है ये उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। याद रखिएगा कि ओलुब्रिन जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो खीवा में हुआ था। ये जो खीवा है ये वर्तमान समय में, यानी कि अभी के समय में उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। वह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मक और विचारक था। याद रखिएगा, ओलुब्रिन जो था एक फारसी विद्वान था, लेखक था, वैज्ञानिक था, धर्मज्ञ था और विचारक था। ओलुब्रिन जो था ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का विदेशी यात्री था। याद रखिएगा, ओलुब्रिन जो था ये भारतीय मध्यकालीन इतिहास का विदेशी यात्री था। इसके साथ ही वह सीरियाई, हिब्रू, फारसी तथा संस्कृत का भी जानकार था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत के आक्रमण के दौरान उसके साथ आया था। जिस समय मोहम्मद गजनवी जो था वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, उसी समय मोहम्मद गजनवी के साथ ओलुब्रिन जो था वो भी भारत में आया था। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलुब्रिन जो था वो भारत किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ ओलुब्रिन जो था वो भारत में आया था। और सिंपल से आप क्वेश्चन था, और सिंपल में आप लोगों को बताते चले। जितना क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं सबको आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ समझना है। और इसका पीडीएफ तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ लेकर आपको बार बार बस रिवीजन करना है और अपनी भाषा में एग्जाम में जाकर बनाना है। ऐसा नहीं कि हम जो आपको बता रहे यही सब आप लोग बता दीजिएगा एग्जाम में सेम टू सेम वर्ड, यही नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेगा तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और रटिएगा कोई भी क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग भूल जाएगा। इसलिए रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। जैसे क्वेश्चन सिंपल है, ओलुब्रिन कौन था, तो ओलुब्रिन जो था उसका जन्म खीवा में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और वो ओलुब्रिन जो था एक फारसी विद्वान था, लेखक था, वैज्ञानिक था, धर्मज्ञ था और विचारक था। ओलुब्रिन जो था यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक विदेशी यात्री था, और इसके साथ साथ ना वो सीरियाई, हिब्रू, फारसी तथा संस्कृत का भी जानकार था। ओलुब्रिन आया किसके साथ था, भारत, तो ओलुब्रिन जो था ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। जिस समय मोहम्मद गजनवी जो था भारत में आक्रमण करने के लिए भारत में आया था, उसी समय ओलुब्रिन जो था ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग त्रिपिटक वर्ड भी कई बार समझे होंगे, सुने होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो आप लोग कई बार पढ़े होंगे बौद्ध धर्म से, और सब बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। लेकिन त्रिपिटक होता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो त्रिपिटक का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से, ये तो आपको पहले लिख ही देना है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके जो अनुयायी थे उनकी शिक्षा का संकेत 3 पिटकों में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में किया गया, और इन्हें ही संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। देखिए त्रिपिटक का पहले तो ये समझ गया कि त्रिपिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, और बुद्ध की जो मृत्यु, बुद्ध जो थे उनकी जो मृत्यु हो गई उसके पश्चात, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके बाद उनके जो अनुयायी थे, उनके जो भी शिष्य थे, उनके जो भी चाहने वाले थे बुद्ध के, उन्होंने क्या कहता कि बुद्ध का जो भी शिक्षा था ना, उसका शिक्षा का जो संकेत था वो 3 पिटकों में बांट दिया। उन 3 पिटकों का नाम रखा सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और इन्हीं तीनों को संयुक्त रूप से, जैसे किसी को कहा जाता है ना कि एक जैसे एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, तो उसके लिए एक शब्द किसी चीज को बोलते हैं ना, वही इसमें हुआ कि इस तीनों को एक शब्द में बोला जाता है संयुक्त रूप से त्रिपिटक। समझ गए ना, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को एक वर्ड में बोला क्या जाता है, त्रिपिटक बोला जाता है। ठीक है ना, और ये त्रिपिटक होता क्या था, तो आपको बता दिए कि बुद्ध की जैसे मृत्यु हुई उसके पश्चात, उसके बाद उनके जो शिष्य थे, उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने उनके शिक्षा संकेत को 3 पिटकों में बांट दिया, और उन्हें 3 पिटकों को संयुक्त रूप से एक क्या कहा जाता है, तो उन्हीं को कहा जाता है त्रिपिटक। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे। बुद्ध के ना 4 आर्य सत्य क्या थे, तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य इस तरह से, दुख यानी कि संसार में दुख, समुदाय यानी कि दुख के कारण, समुदाय यानी कि दुख के कारण होगा, निरोध जो होगा वो दुख का निवारण होगा, और मार्ग जो होगा निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग होगा। जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इसका पीडीएफ लेकर के आप लोग को बार बार इसका रिवीजन करते रहना है, और जो इसका आंसर होगा आपको समझ के रखना है, और अपने एग्जाम में जाकर के अपनी भाषा में खुद से बना करके आप लोग को लिखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें समझने वाला तो कोई बात ही नहीं, तो इसको आप लोग रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। अलोब्रीन वाला क्वेश्चन था या ऊपर और भी क्वेश्चन था, उसको आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसको आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो बुद्ध के जैसे ये 4 सत्य है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कब और क्यों साइमन कमीशन जो था ये भारत में आया था। अब ये सब क्वेश्चन समझने वाला है, जैसे आपको डेट सिर्फ याद रख लेना, उसके अलावा सब कुछ है वो समझ के रखना है। अब साइमन कमीशन जो था सिंपल सा है कि साइमन कमीशन कब भारत में आया था, और साइमन कमीशन जो है कब आया था और क्यों भारत में आया था, इतना आपको बताना है। तो कब आया था तो वो देख लीजिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। साइमन कमीशन कब भारत में आया था, तो 3 फरवरी 1928 को आया था। इतना समझ गए, ठीक है। अब साइमन कमीशन का भारत में आगमन का मुख्य कारण था भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना। भारत में जो संवैधानिक सुधार थे ना उनका अध्ययन करना, जो साइमन कमीशन था यही भारत में इसीलिए लाया गया था। भारत में साइमन कमीशन को इसलिए लाया गया था कि भारत में जितने भी संवैधानिक सुधार थे उनका अध्ययन करने के लिए, ठीक है। और इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसी कारण से साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हुआ था। साइमन गो बैक ऐसा आप लोग कई बार नारा भी सुने होंगे। तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था कि साइमन कमीशन भारत में आता है, चलो ठीक है साइमन कमीशन भारत में आ गया, लेकिन इसमें ना एक भी जो था वो भारतीय सदस्य को शामिल ही नहीं किया गया था। जितना भी साइमन कमीशन में जो सदस्य था वो अंग्रेजी सदस्य ही था, इसलिए साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया था। और भारतीय संविधान को भारतीय संविधान जो था उसके संवैधानिक रूप के सुधार करने के लिए, भारतीय संवैधानिक रूप को सुधार करने के लिए साइमन कमीशन को भारत में लाया गया था, और लाया गया था 3 फरवरी 1928 को। सिंपल सा क्वेश्चन, तो आपको सिंपल वे में याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, और जो लोग भी पहले बता देते हैं, जो लोग भी इस पीडीएफ को ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग ले चुके हैं। आप लोग आगे बढ़ के अगला क्वेश्चन देखिए, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना जितना भी आपका सिलेबस है सबको कंप्लीट कीजिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो देखिए जो लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए वो लोग इस पीडीएफ को किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में आप लोग को जल्दी से बता देते हैं। तो आपका जो भी आर्ट्स में सब्जेक्ट होगा ना वो इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। जैसे आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। तो इस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो आप लोग ले सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है, यानी कि आपके मन में होगा कि पीडीएफ इतना सारा मिलेगा तो फ्री में तो नहीं मिलेगा, तो हाँ थोड़ा जो टाइपिंग होता है उनको भी देना पड़ता है टाइपिंग वाले को, इसलिए इसका पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया रखे। और उनको देना नहीं पड़ता टाइपिंग वाले को, जो जिससे टाइपिंग करवाते हैं, क्वेश्चन बनाने का जो टाइपिंग करवाना पड़ता है उनको नहीं देना पड़ता है। तो इस सभी पीडीएफ आप लोग को ऐसे ही फ्री में दे देते हैं, लेकिन टाइपिंग वाले को कुछ देना पड़ता है। इसके लिए जो पीडीएफ का प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया रखें। अब 25 रुपया फिर आप भी जानते हैं कोई बड़ी रकम नहीं है, सब बच्चे एफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नहीं रखें, इतना रखें कि हर एक बच्चा दे सकेगा और इस पीडीएफ को पढ़ करके अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर पाएगा और बहुत ही बढ़िया नंबर ला पाएगा। आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ऑलरेडी बहुत तो सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 25 रुपये ऐसे डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है, और आपका जो भी 500 होगा 500 बता दें, और 500 का जो पीडीएफ होगा आप लोग को मिल जाएगा। तो ये तो हुआ पीडीएफ का बात, लेकिन आप इस
पीडीएफ को लेकर के आपको तो बोलेगा कि इतना कम समय बचा हो, इतना कम समय में हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेकर आपको बता देते हैं, एक सब्जेक्ट एक का तैयारी किस तरह से करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट को आप लोग समझ जाए इसी तरह से तैयारी करना है और सभी सब्जेक्ट में इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा। जैसे अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका हिस्ट्री तो सब्जेक्ट होगा ही और हिंदी तो सबका रहता ही है। तो हिंदी अगर आप लोग लीजिएगा तो इसमें 650 आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन मिलेगा, 100 क्वेश्चन। साथ ही साथ आपको लेखक परिचय वाला पीडीएफ मिलेगा और 2009 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मिलेगा। इतना सब कुछ मिलेगा। हिस्ट्री का लीजिएगा तो उसमें आपको 650 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और 650 जो ऑब्जेक्टिव, ये सब ऑब्जेक्टिव जो मिल रहा है ना, ये चैप्टर वाइज मिल रहा है। यानी कि हिस्ट्री का जैसे 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक, लास्ट 15 चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये चैप्टर वाइज आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल रहा है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको मिल रहा है। ये भी आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर लास्ट तक के। जैसे पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज इस पीडीएफ में ऐड किए गए। इसको आपको तैयार कैसे करना है वो आपको बताते थे। जैसे अगर आप लोग इस पीडीएफ को ले लेते हैं तो उसके बाद आपको तैयार किस तरह से करना है, बहुत ही कम समय में। अगर आप लोग एक दिन दीजिएगा ना तो एक सब्जेक्ट आपका पूरा तैयार हो जाएगा और आप सब्जेक्ट में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम आएगा तो यहीं से आएगा। और इस पीडीएफ के अलावा ना आपको कहीं से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम आएगा उसका 99% क्वेश्चन जो होगा वो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस पीडीएफ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही ऐड किए। तो देखिए जैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन चैप्टर कितने हैं, तो 1 से 15 चैप्टर, यानी कि 15 को चैप्टर है आपका हिस्ट्री में। अब इस 15 चैप्टर को आप तैयार कैसे कीजिएगा, तो 15 चैप्टर को आप लोग ना मात्र 5 से 6 घंटे में ऑब्जेक्टिव को तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं तो वो बताते हैं। अब जैसे आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें हर एक पीडीएफ में, हर एक चैप्टर का जो पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 30 से 35 या 25 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ज़्यादा 30 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर में आपको मिलेगा। अगर आप लोग इस 30 ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो आपका टाइम कितना लगेगा, एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने में ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट लगेगा। अगर 15 मिनट 20 मिनट में आप लोग एक चैप्टर को कर लेते हैं तो 1 घंटा में कितना चैप्टर कर लिएगा, तो 1 घंटा में कम से कम 3 चैप्टर को तो आप लोग कर लीजिएगा ना। 3 चैप्टर को 1 घंटा में करते हैं तो 2 घंटा में कितना कीजिएगा, 6 चैप्टर, 3 घंटा में 9 चैप्टर, 4 घंटा में 12 चैप्टर और 5 घंटा में 15 चैप्टर, यानी 5 घंटे में 15 चैप्टर ऑब्जेक्टिव का पूरा कंप्लीट। 5 घंटा में का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब 5 घंटा बचे में आप क्या कीजिएगा, तो 5 घंटा बचे में आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वही सब ऐड किए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप लोग उसको भी कर लीजिएगा। हर एक चैप्टर से जो भी 1% 2% या किसी चैप्टर से सिर्फ लघु उत्तरीय इंपॉर्टेंट है या दीर्घ उत्तरीय इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसी सबको उस पीडीएफ में ऐड किए। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन में आप लोग पूरे हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से आपको जो 500 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा उस 500 सब्जेक्ट के पीडीएफ को आप लोग तैयार कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग 5 दिन में तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले, जल्दी समझने वाले होंगे तो आप लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट का पीडीएफ को भी तैयार कर सकते हो। पीडीएफ को तैयार करने का मतलब ये नहीं कि आपका पीडीएफ तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाहर से कुछ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम आएगा उसी के अंदर से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और एक और आपको बता दें बात कि इस पीडीएफ का जो प्राइस वो 25 रुपये, वो 25 रुपये आपको सभी 500 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिला। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का पीडीएफ, एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नहीं मिला, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है उस 500 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चाहे आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो आर्ट्स में, ठीक है। तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। नंबर बता दिए, नंबर है 7903820891, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए 4 आंदोलनों के नाम लिखे। गांधी जी के द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन कौन कौन से थे, उनका नाम बताना है। गांधी जी ने तो बहुत सारा आंदोलन चलाया था, लेकिन 4 आंदोलन कौन थे तो आपको बताना है। तो गांधी जी के द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन के नाम इस तरह से कौन कौन, तो खेरा आंदोलन जो कि गुजरात में किया था गांधी जी ने, किसान आंदोलन था, और चंपारण आंदोलन, श्रवणीय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए आपको डिफाइन नहीं करना है कि कौन सा आंदोलन में क्या हुआ था। अगर 5 नंबर में पूछा था तो तुम इसको डिफाइन भी करते, लेकिन 5 नंबर में पूछा नहीं जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए सिर्फ आंदोलन का नाम याद रखना है। वैसे आप लोग कोई और आंदोलन भी याद रहेगा तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो याद रहे सिंपल वे में आप लोग वही बताएं। गांधी जी के द्वारा चलाए गए 4 आंदोलनों के नाम इस तरह से खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, श्रवणीय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये था गांधी जी के द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन। अगला क्वेश्चन था हमारा कि खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित है और ये कब शुरू हुआ था। तभी हम लोग देखे थे गांधी जी ने खेरा आंदोलन चलाया था, लेकिन ये खेरा आंदोलन था क्या, तो ये आप लोग देख लीजिए। खेरा सत्याग्रह जो था ये महात्मा गांधी से संबंधित, ये तो हम ऊपर ही देख लेते कि खेरा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, यानी महात्मा गांधी से संबंधित हुआ खेरा सत्याग्रह या खेरा आंदोलन। लेकिन इसमें हुआ क्या था, तो ये जो खेरा आंदोलन शुरू हुआ था ये वर्ष 1918 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेरा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया गया था। देखिए क्वेश्चन था खेरा आंदोलन किससे संबंधित है, तो खेरा आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है। ये कब शुरू हुआ था, तो 1918 में शुरू हुआ था। ये जो खेरा आंदोलन होता है ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया ब्रिटिश शासन हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेरा जगह पे
सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन था वो यही था, ठीक है। तो याद रखिएगा खेड़ा सत्याग्रह जो था ये महात्मा गांधी से संबंधित था और ये 1918 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। और ये खेड़ा आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा किसान आंदोलन था खेड़ा में, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1916 के लखनऊ समझौता पर टिप्पणी लिखी, यानी कि 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उससे उस पर एक टिप्पणी बताने, उसके बारे में आपको लोग को बताना है, ठीक है। तो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में हुआ था। याद रखिएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो उसी के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस की एकता को स्थापित हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस की जो एकता थी उसको स्थापित किया गया था। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक लिखित समझौता हुआ था और जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। देखिए इस समझौता जो था 1916 का लखनऊ समझौता, इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के जो लोग थे उनके बीच में एक लिखित समझौता हुआ था और उसे लखनऊ समझौता या फिर लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, सब छोड़ दीजिए, आप लोग सिंपल वे में याद रखें। ये सब जो लिखा हुआ है सब आप लोग भूल जाइए। फिर आप लोग इतना याद रखना है कि जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था ये 1916 में हुआ था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो आप लोग खुद से लिख दीजिएगा कि 1916 में हुआ था और 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। यानी आप समझ गए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ सब भूल जाए, सिर्फ आपको जो बताते इतना आप लोग अपने मन से याद रखिएगा। 1914 में से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसी के दौरान ये शुरू हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है 1916 का लखनऊ समझौता जो हुआ था। उस अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लोग की जो मुस्लिम जो पार्टी थी उनके लोगों के बीच जो एक लिखित समझौता हुआ था, ठीक है, कागज पर एक लिखित समझौता किया गया था और इसी समझौता को लखनऊ समझौता कहा जाता है। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के यानी कि मुस्लिम लीग के लोग जो थे उनके बीच जो समझौता हुआ था उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन था और 10 क्वेश्चन जो बताएं 10 क्वेश्चन को अगर आप लोग याद कर लेते इसी 10 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऊपर ऑलरेडी बताई दिए डिटेल में कि अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। जो भी आपका 5 सेट होगा 5 सेट आप लोग बता दीजिएगा और 5 सेट का जो पीडीएफ है आप लोग को सिर्फ 25 रुपये में मिल जाएगा और इस 25 रुपये आप लोग जानते हैं कुछ नहीं होगा। अगर इतना आप लोग 25 रुपये खर्च करके इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि खर्च कर लिया और बस बैठे हुए, पढ़ना तो है नहीं, अब पीडीएफ तो ले ले तो हो जाएगा, हम ऐसे पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, जितना कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लेकर के बहुत ही कम समय बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।